हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 2। और अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 1, तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2034। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रिसेंटली अनाउंस किया गया है जो सऊदी अरेबिया है ये होस्ट करेगा 2034 का फीफा वर्ल्ड कप, जो आपका 25th एडिशन होगा। ठीक है, इट विल बी योर 25th एडिशन एंड इट इज योर होस्ट, इट विल बी होस्ट बाय द सऊदी अरेबिया। ये क्लियर है। और फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया जो है फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 23rd एडिशन की, 23rd एडिशन जो 2026 में आपका होगा, इसे कौन होस्ट करेगा? इट विल बी को होस्टेड बाय द मैक्सिको, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ये तीनों आपके जो हैं को होस्ट होंगे 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के। एंड इसमें 48 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी। साथ में ही अगर बात की जाए फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 की, तो इसे कौन होस्ट करेगा? ब्राजील इसे होस्ट करेगा। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं फीफा की। फीफा के करंट प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है गियानी इन्फेंटियो। हेडक्वार्टर लोकेटेड है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड में और स्टैब्लिश किया गया था 1904 में। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द DRDO has recently in January successfully completed its user trial for its advanced multi-layer clothing system जिसका नाम है हिम कवच। This system is designed to protect soldiers in temperatures ranging from dash to dash। तो DRDO ने रिसेंटली हिम कवच को जो है आपका यहाँ पे अनाउंस किया है कि सक्सेसफुल ट्रायल से हो चुके हैं और ये इंडियन सोल्जर्स को बचाएगा +20 डिग्री से -60 डिग्री के टेम्परेचर तक। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो ये हिम कवच है ये लाइट वेट है, इसे आप इजीली कैरी कर सकते हो। ठीक है, और इसमें यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स जो हैं वो यूज़ की गई हैं, जो ऐड और रिमूव की जा सकती हैं बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन। तो ये काफ़ी अच्छी आपकी एक अचीवमेंट है, जिससे जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको मतलब काफ़ी फ़ायदा होगा इस चीज़ से। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने चिरंजीवी सुपर सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है? नाम से पता चल रहा है सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब एजेड जो पर्सन है उनके लिए स्कीम लाई गई है। और किसने लॉन्च की है? IDBI बैंक ने इसे लॉन्च किया है। इस स्कीम के लिए ऐसे लोग ऐसे इंडिविजुअल जो हैं वो यहाँ पे आपका इसका फ़ायदा ले सकते हैं जिनकी एज 80 है या 80 से अबव है। ठीक है, इंडिविजुअल्स हु आर एट द एज ऑफ 80 ईयर्स एंड अबव जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट आपको जो है टर्म में मिल जाएगी। टेन्योर में 300 दिन की है, 375 डेज़ की है, 444 डेज़ की है, 555 डेज़ की, और इसमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अगर 375 डेज़ की हम बात करें तो इसमें आपका पर एनम का जो इंटरेस्ट रेट है ये दिया गया है 7.90% का। 444 डेज़ का आपका है तो 8% का। देन 555 डेज़ का है तो ये आपका है 8.05% का। और 700 डेज़ का है तो 7.85% पर एनम का ये आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। इस टाइप के यहाँ पे चार्जेस उन्होंने रिलीज़ किए हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं IDBI के। इसके करंट MD एंड CEO हैं राकेश शर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1964 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दैट इज BHEL साइंड एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैबोरेट अ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस। तो रिसेंटली भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने MOU साइन किए हैं, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि ये जो है कोलैबोरेट कर सके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ONGC लिमिटेड। BHEL का टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है ONGC लिमिटेड के साथ। क्लियर है ना। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अगर कवर करें तो BHEL के करंट CMD हैं कोपू सदाशिव मूर्ति। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 1964 में BHEL को स्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे ONGC की। ONGC के करंट चेयरमैन एंड CEO हैं अरुण कुमार सिंह। स्टैब्लिश किया गया था इसे 1956 में और हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 RBI has removed business restriction imposed on which among the following NBFC। तो इन मंथ ऑफ अक्टूबर आपकी 4 NBFC जो हैं उन पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया था RBI ने, जिसमें से एक थी आपकी नावी फिनसर्व, दूसरी आपकी थी आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज,
तीसरी थी आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड और चौथी थी DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इन चारों पे इन मंथ ऑफ अक्टूबर आपका रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया था, और इन मंथ ऑफ जनवरी आपकी जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है एंड DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन दोनों पे से अभी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज बोथ A and B आर करेक्ट। इसके अलावा जो नावी फिनसर्व की मैंने बात की, नावी फिनसर्व पे आपका इन मंथ ऑफ दिसंबर जो है ये रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए थे, एंड अभी आई थिंक इन स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी आपका आरोहन फाइनेंशियल जो है ना, आरोहन फाइनेंशियल, इनसे भी RBI ने जो है आपका रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है। ओके, अब आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस और DMI फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पे जो है रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए थे, क्योंकि एक तो इन्होंने जो है एक्सेसिव इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज किया था, मतलब अपने कस्टमर से ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज किया उन्होंने एज पर दी RBI गाइडलाइन जो होता है उससे ज़्यादा इन्होंने चार्ज किया। साथ में ही जो आपकी रेगुलेटरी गाइडलाइंस होती हैं RBI की, उनको फॉलो नहीं किया गया था। क्लियर है, तो इसी वजह से RBI ने इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द गरुड़ाक्षी पोर्टल टू रजिस्टर एन ऑनलाइन FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट केसेस फॉर अ फॉरेस्ट रिलेटेड क्राइम। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, ताकि जैसे आपकी पोचिंग, इलीगल लॉजिंग जैसी केसेस जो हैं उनको रिपोर्ट किया जा सके। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च बाय दी कर्नाटका गवर्नमेंट। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ये इनिशिएटिव इनॉग्रेट किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के जो मिनिस्टर हैं ईश्वर बी खांडे, एंड इसे डेवलप किया गया है इन कोलैबोरेशन विद दी नोएडा बेस्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज WTI जो आपकी है नोएडा की, उसके कोलैबोरेशन में से डेवलप किया गया है। साथ में ही अभी इसे पायलट फेज में लॉन्च किया जा रहा है 5 डिवीजन में। कौन सी डिवीजन है, बेंगलुरु अर्बन डिवीजन, बेंगलुरु फॉरेस्ट मोबाइल स्क्वाड डिवीजन, देन नेक्स्ट आता है आपका भद्रावती डिवीजन, सिरसी डिवीजन एंड मेल महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ डिवीजन। तो इन 5 डिवीजन में इसको इनिशियली लॉन्च किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पार्टनर्ड विद विच कंपनी टू ब्रिज स्किल गैप इन द स्टेट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ जो है टाई अप हुआ है, पार्टनरशिप हुई है आंध्र प्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज इन्फोसिस। ठीक है, कौन सी कंपनी के साथ हुए हैं, इन्फोसिस के साथ हुई है, और इस पार्टनरशिप के थ्रू जो इन्फोसिस है ये डेवलप करेगा आपका AI पावर डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये प्लेटफॉर्म जो है इसका काम क्या रहेगा, ये इवेल्युएट करेगा स्किल्स जो आपके ऐसे इंडिविजुअल्स हैं आंध्र प्रदेश के जिनकी एज 15 से 59 ईयर्स की है, उनके स्किल को इवेल्युएट करेगा ये। ठीक है, एंड ये लोग आपके लगभग हैं 3.59 करोड़ इंडिविजुअल्स 15 से 59 ईयर्स की जिनकी एज है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन्फोसिस का जो स्प्रिंग बोर्ड इनिशिएटिव है ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करेगा, वर्कशॉप्स यहाँ पे कराएगा एंड लर्निंग पाथवेज टू सपोर्ट कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट। तो आंध्र प्रदेश में लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सब चीजें इन्फोसिस कराएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है एज अ पार्ट ऑफ अ स्किल सेंसस जो आपका आंध्र प्रदेश में हो रहा है, इन्फोसिस जो है ये प्रोवाइड करेगा टेक्निकल सपोर्ट एट अ नो कॉस्ट, लिंकिंग स्किल असेसमेंट टू दी जॉब अपॉर्चुनिटीज। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। तो इन्फोसिस के करंट CEO एंड MD हैं सलिल परेख, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन जनवरी 2025 यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के आपके मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5G यूज केस टेस्ट लैब एट द सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट विच इज लोकेटेड इन डैश। तो ये 5G यूज केस टेस्ट लैब आपका लॉन्च किया गया है रांची झारखंड के सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। और ये जो टेस्ट लैब आपकी योर 5G यूज केस टेस्ट लैब जो है ये लॉन्च की गई है, इससे हमें क्या मदद मिलेगी, जो 5G बेस्ड एप्लीकेशन है उसका डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग हम आसानी से कर पाएंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारे जी किशन रेड्डी जी जो हैं, जो हमारे मिनिस्टर हैं, इन्होंने न्यू कॉर्पोरेट लोगो भी आपका जो है अनवील किया था इस इवेंट में, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड का लोगो। साथ में ही इस इंस्टीट्यूट को डेजिग्नेट किया गया है एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सेटिंग अप 5G यूज केस टेस्ट लैब फॉर अ कोल इंडस्ट्री। ओके, इट विल लिवरेज द 5G टेक्नोलॉजी इफेक्टिवली।
साथ में ही इस इवेंट में इन्होंने अनवील किया था रेप्लिका ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सर्विसेज, अ स्कल्पचर मेड फ्रॉम द स्क्रैप मटेरियल। जो आपका इस इंस्टीट्यूशन में स्क्रैप मटेरियल थे उसकी मदद से इसका रेप्लिका जो है वो बनाया गया है। जैसे आपका डिलीवरी हॉर्स पाइप यहाँ पे यूज किया गया है, एनक्यू ड्रिलिंग रॉड, कोर बॉक्स, ये सब जो आपका स्क्रैप मटेरियल था उससे इस रेप्लिका को तैयार किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन एमओयू विद आंध्र प्रदेश टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द स्टेट। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा एमओयू साइन किया गया है आंध्र प्रदेश के साथ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया का पहला प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है? इट इज इंडीचिप सेमीकंडक्टर। ओके, तो इंडीचिप सेमीकंडक्टर अलॉन्ग विद जापानीज फर्म जिसका नाम है आपका यूटो माइक्रो टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इन दोनों के जॉइंट वेंचर से स्टैब्लिश किया जाएगा इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे? आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के ओरवाकल मेगा इंडस्ट्रियल हब जो आपका कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वहां पे इसे स्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, इसकी कॉस्ट आपकी रहेगी ओवर 14,000 करोड़। और इस चीज के लिए अग्रीमेंट, ये एमओयू किसने साइन किया है? पीयूष बिचौरिया जो एमडी है इंडीचिप सेमीकंडक्टर के, एंड साईकांत वर्मा जो सीईओ है आपके आंध्र प्रदेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। ओके, जो ये फैसिलिटी जो आपकी फैसिलिटी ये रहेगी, ठीक है, ये जो इंडिया का पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगा, ये आपका मैन्युफैक्चर करेगा सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स को। ठीक है, एंड यहाँ पे बोला गया है कि जो प्लांट है इसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? ये 10,000 वेपर पर मंथ जो है ये प्रोड्यूस करेगा। वेपर आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, इस टाइप का वेपर होता है जो आपका यूज किया जाता है आपके प्रोड्यूस करने के लिए सेमीकंडक्टर को। ओके, सेमीकंडक्टर चिप्स को ये आपका माइक्रो प्रोसेसर, टीरैम या जो पावर डिवाइसेस होते हैं उनमें यूज किया जाता है। ओके, और ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था आने वाले 2-3 सालों में इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी ये 10,000 वेफर्स पर मंथ से बढ़ाकर 50,000 वेफर्स पर मंथ कर दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज मैंडेटेड eBCRAVE ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर लिक्विडेशन प्रोसेस। द लिक्विडेशन प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम डैश। तो रिसेंटली यहाँ पे जो IBBI बैंक है इन्होंने सहायता ली है eBCRAVE ऑक्शन प्लेटफॉर्म की लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए। इसके बारे में समझेंगे, उससे पहले जानते हैं IBBI क्या है, इसका काम क्या होता है। जैसे एक सिनेरियो लेते हैं, एक इंडिविजुअल है या कोई डीलर है, उसने लोन लिया था आपके XYZ बैंक से। ठीक है, अब यहाँ पे इसने जो है अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है लोन भरने के लिए। तो अब इस केस में एंट्री होती है हीरो की IBBI की। IBBI यहाँ पे आता है और कोशिश करता है कि जो यहाँ पे मैटर चल रहा है इसको जल्दी से जल्दी सुलझा पाए। देखो, पर्सन ने तो बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता, बट इसके जो असेट होंगे उसको बेच के जो IBBI है वो रिकवर करेगा अमाउंट, और वो अमाउंट किसको दे देगा? लेंडर को, आपके बैंक को दे देगा। ठीक है, तो ये IBBI का काम होता है और ये कोशिश करता है जल्दी से जल्दी इन केसेस को सुलझा दिया जाए। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने eBCRAVE जो है उसके साथ यहाँ पे जो है इन्होंने, आप बोल सकते हो इनकी हेल्प ले रहे हैं, इनके साथ पार्टनरशिप की है कि जो आपके इंडिविजुअल्स हैं, जो बिजनेस हैं, जो डीलर्स हैं, जो आपके बेसिकली बैंकरप्ट हैं या जिन्होंने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया है, वो अब लोन नहीं पे कर रहे, उनके असेट जो है ये इस प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी ऑक्शन हो सके इनका और जल्दी से जल्दी पैसे जो है रिकवर किए जा सके। ये क्लियर हुआ? नाउ इसे हम क्या बोल रहे हैं? लिक्विडेशन प्रोसेस। ओके, अब लिक्विडेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट कब से होगा? मतलब eBCRAVE प्लेटफॉर्म पे सारे असेट जो हैं इसकी लिस्ट अपलोड कर दी जाएगी और इसका ऑक्शन करना आपका स्टार्ट होएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विडेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2025 से। और IBBI ने अपने जो आपके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं, ऐसे पर्सन जो लिस्ट करेंगे अनसोल्ड एसेट्स को कंपनी के या इंडिविजुअल के, उनको ये काम करना होगा कि eBCRAVE प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जल्दी
इनको बोला गया है जल्दी से जल्दी ये जो है सारे असेट को लिस्ट कर दें, और इसकी डेडलाइन इन्होंने दी है 31 मार्च 2025। इनिशियली इसकी जो डेडलाइन रखी गई थी वो थी आपकी 30 सितंबर, फिर बढ़ाकर इसे 31 दिसंबर किया गया 2024, और अब फर्दर इसे एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2025 तक। ये क्लियर है? नाउ इसके अलावा और क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे ईवी क्रे प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग एंड ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जिसे डिज़ाइन किया गया है बैंक्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए टू एड्रेस रिकवरी ऑफ अ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को रिकवर करने के लिए, एनपीए लोन्स को आपका जो है रिकवर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। और ईवी क्रे प्लेटफॉर्म जो है इसे चलाता कौन है? पीएसबी अलायंस इसे चलाती है, और ईवी क्रे प्लेटफॉर्म का यूसेज करने के लिए आईबीबीआई ने टाई अप किया है आईबीए के साथ। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं आईबीबीआई की। इसके चेयरपर्सन करंटली हैं रवि मित्तल। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज रिपोर्ट टाइटल एनुअल इंडिया फिनटेक रिपोर्ट 2024, इंडिया रैंक्ड एट डैश पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ अ फंडिंग रिसीव्ड इन अ फिनटेक सेगमेंट। तो एक रिपोर्ट आपकी जारी की है ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है जो इंडिया की कंपनी है, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ग्लोबली जो है तीसरे नंबर पे है जिसे फिनटेक सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज़ ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया स्टैंड एट दी थर्ड पोजीशन। और इंडिया से पहले कौन कौन सी आपके कंट्री हैं? तो पहले नंबर पे आ जाती है आपकी यूएसए, और दूसरे नंबर पे है यूके, तीसरे पे आ जाता है इंडिया। तो ये आपके टॉप 3 कंट्रीज हैं जिनको सबसे ज़्यादा फिनटेक सेगमेंट में फिनटेक सेक्टर में जो है फंडिंग रिसीव हुई है। ठीक है, अब बात करेंगे इंडिया की। इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे बना हुआ है, जबकि इंडिया ने इस बार 33% डिक्लाइन देखा है। तो इंडिया की जो फंडिंग हुई है 2024 में इट इज़ 1.9 बिलियन यूएस डॉलर। अगर इसे 2023 से कंपेयर करें तो ये आपकी कम है। 2023 में कितनी थी? 2.8 बिलियन यूएस डॉलर थी, और अभी ये हमारी है 1.9 बिलियन यूएस डॉलर हमें फंडिंग रिसीव हुई है इन अ फिनटेक सेगमेंट। ठीक है, और 2024 में जो Q3 था उसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग हमें मिली है, इट इज़ योर 805 मिलियन यूएस डॉलर। तो सबसे ज़्यादा Q3 में फंडिंग हमें मिली है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो इस रिपोर्ट में आपके मेन पॉइंट्स थे वो मैंने हाईलाइट किए हैं। जैसे टॉप 3 इंडियन सिटीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा फंडिंग हमें देखने को मिली है, पहले नंबर पे आ जाता है बेंगलुरु, फॉलोड बाय मुंबई एंड दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट टॉप 3 इन्वेस्टिंग कंपनीज कौन सी देखने को मिली है? पीक 15 पार्टनर्स फ्रॉम कर्नाटका, लेट्स वेंचर टेक्नोलॉजी फ्रॉम अगेन कर्नाटका, एंड वाई कॉम्बिनेटर LLC, ये आपकी यूएसए बेस्ड कंपनी है। क्लियर है? इसके अलावा टॉप 3 कंपनीज इन सीड इन्वेस्टमेंट, ये हमें देखने को मिली है वेंचर कैटलिस्ट फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, वाई कॉम्बिनेटर, ये भी हमने पढ़ा यूएस बेस्ड आपकी जो है कंपनी है, देन एंटलर कंपनी फ्रॉम सिंगापुर। ओके, देन टॉप 3 कंपनीज जो अर्ली स्टेज फंडिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई है, पहला नंबर आ जाता है एलिवेशन कैपिटल फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा, GMO वेंचर पार्टनर्स जो आपकी जापान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एंड योर पीक 15 पार्टनर्स, ये थर्ड नंबर पे है। ठीक है, देन टॉप 3 कंपनीज इन अ लेट स्टेज फंडिंग, ये देखने को मिली है हमें क्रेगिस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स फ्रॉम कर्नाटका, द राइज फंड फ्रॉम यूएसए, एंड अमारा पार्टनर्स फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। देन 2024 के 2024 के जो यूनिकॉर्न है, बेसिकली यूनिकॉर्न जो बने थे उसमें से फिनटेक कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी है वो कौन सी है? 2 आपकी कंपनी बनी है, मनीव्यू एंड परफ्यूस। 2023 में सिर्फ एक कंपनी यूनिकॉर्न थी आपकी फ्रॉम द फिनटेक, और 2024 में 2 यूनिकॉर्न बनी है, एक तो मनीव्यू एंड दूसरी आती है आपकी परफ्यूस। ओके, 2024 में IPO जो फिनटेक सेक्टर में रिलीज किए गए थे या रिकॉर्ड किए गए हैं, तो ये है आपके टोटल 8 IPO, 8 ऐसी कंपनीज जिन्होंने अपने IPO रिलीज किए हैं, एंड दे बिलोंग्स टू दी फिनटेक सेक्टर। ओके, इसमें से स्विगी भी एक आपकी थी। देन नेक्स्ट आता है स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन
ट्रैक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट चेयरपर्सन एंड एमडी कौन है? नेहा सिंह इनका नाम है और हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन असाइंड टू हेड द आरबीआई's मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट। तो रिसेंटली आरबीआई के जो डेप्यूटी गवर्नर थे जिनका नाम है मिशेल देवपात्रा, इनका जो है आपका टेन्योर खत्म हो गया है, इनकी जो सर्विस थी वो खत्म हो गई है और इनकी सर्विस खत्म होने पे जो बाकी डेप्यूटी गवर्नर आपके हैं उनके बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो रीशफल कर दी गई है, उनके जो कार्य थे वो रीशफल कर दिए गए हैं क्योंकि जो इनके हिस्से में काम था वो भी यहाँ पे जो है औरों को देना था, तो ये चीज़ यहाँ पे काम का रीशफल हुआ है। क्लियर है? अब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसके हेड आपके बना दिए गए हैं एम राजेश्वर राव। इससे पहले मिशेल देवपात्रा जो है इसको हेड करते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, और इन्हें इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट भी दे दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर है? नाउ एम राजेश्वर जी के पास 11 डिपार्टमेंट है, बेसिकली ये 11 डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दी जो टेन्योर आपका खत्म हुआ है मिशेल देवपात्रा जी का। ठीक है, इसके अलावा जो टी रविशंकर हैं इनको जो है 13 डिपार्टमेंट दिए गए हैं और स्वामीनाथन जे जो हैं इनके पास 9 डिपार्टमेंट आए हैं, इनके खाते में 9 डिपार्टमेंट आए हैं। तो बेसिकली इनका काम जो है वो थोड़ा बढ़ गया है अब। ओके, यहाँ पे आप जो है आप देख सकते हैं गवर्नर आपके आरबीआई के कौन है? संजय मल्होत्रा जी। इसके अलावा 3 डेप्यूटी गवर्नर कौन है अभी? एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर एंड स्वामीनाथन जे, जिनकी हमने बात की। इनको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पे सौंप दिए गए हैं इनके काम करने के लिए। ओके, नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया ने साइन किया है हज अग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया सिक्योरिंग अ कोटा ऑफ अ डैश पिलग्रिम्स फॉर द ईयर 2025। तो 2025 का जो आपका हज यात्रा होगी बेसिकली इसकी यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ कि वो सिक्योर करेंगे कोटा ऑफ अ 1,75,025 पिलग्रिम्स का फॉर द ईयर 2025। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस अग्रीमेंट को साइन किया था किरण रिजिजू ने, जिनका विजिट था सऊदी अरेबिया में 11 से 14 जनवरी को। क्लियर है? ओके, नाउ इस अग्रीमेंट को इंडिया की तरफ से तो किरण रिजिजू जी ने साइन किया था, वेयर सऊदी अरेबिया की तरफ से जो आपके हज एंड उमराह तौफीक बिन फवजान अल रहीबा जो आपके हज एंड उमराह के मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये अग्रीमेंट साइन किया गया था। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था एज पर दी हज पॉलिसी 2025 30% जो आपका कोटा होगा, ठीक है, 30% ऑफ इंडियाज टोटल हज कोटा जो है ये एलोकेट किया गया है प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर को, वेयर 70% जो है ये प्रोवाइड किया गया है हज कमेटी ऑफ इंडिया को। क्लियर है? इसके अलावा किरण रिजिजू जी ने जो 4th एडिशन था हज एंड उमरा कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का, इससे भी अटेंड किया था जो जेदा सऊदी अरेबिया में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द सुकन्या समृद्धि योजना हैज रिसेंटली इन जनवरी कंप्लीटेड 10 years ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। What is the current interest of rate on a सुकन्या समृद्धि योजना और अकाउंट? सुकन्या समृद्धि योजना या फिर आप इसे अकाउंट भी बोल सकते हो। तो इसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी चल रहा है? तो इट इज 8.2%। ठीक है, गवर्नमेंट इस पे 8.2% का आपका इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 22 जनवरी 2015 को एज अ पार्ट ऑफ अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया गया था? पानीपत हरियाणा में से लॉन्च किया गया था। और अगर हम इसके आंकड़ों की बात करें तो एज ऑफ नवंबर 2024 मोर देन 4.1 करोड़ के जो आपके सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स हैं ये ओपन किए गए थे अंडर योर सुकन्या समृद्धि योजना। एंड टॉप स्टेट्स जिनमें इनका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है स्कीम में वो है आपके उत्तर प्रदेश, जिसमें 4.5 लाख अकाउंट्स आपके ओपन किए गए थे, फॉलोड बाय योर तमिलनाडु 30 लाख अकाउंट्स एंड देन बिहार 22 लाख्स। अब डिटेल में बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना की। ठीक है, ये आपकी है एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम जिसे बेसिकली गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंसेस के लिए आपका डिज़ाइन किया गया था।
ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो गर्ल चाइल्ड है इसका अकाउंट आपका इमिडिएटली जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसके कुछ दिन बाद आप इसे ओपन करवा सकते हो, या फिर जब तक जो गर्ल चाइल्ड है उसकी एज 10 ईयर्स तक नहीं होती तब तक ये बच्चा एलिजिबल है इस अकाउंट को ओपन कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम अकाउंट कितने ओपन कर सकते हैं, तो पर चाइल्ड आपका पर गर्ल चाइल्ड एक अकाउंट यहाँ पे ओपन हो सकता है। इन केस अगर ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो उस केस में 2 अकाउंट यहाँ पे ओपन कराए जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट किया है कि बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चे का, आईडी प्रूफ होना चाहिए एंड रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए। मैक्सिमम और मिनिमम कितना डिपॉजिट यहाँ पे कर सकते हैं, तो पर फाइनेंशियल ईयर मिनिमम जो है वो 250 का यहाँ पे आपका क्राइटेरिया है और मैक्सिमम आप 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर जो है डिपॉजिट कर सकते हैं इस अकाउंट में। ठीक है। आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है कि कब तक आप इस अकाउंट में जो है डिपॉजिट कर सकते हैं, तो ये आपका 15 साल तक किया जा सकता है। ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड क्या रहेगा, 21 ईयर्स का यहाँ पे जो है मैच्योरिटी पीरियड है, जब से आपका अकाउंट ओपन हुआ है तब से लेके 21 साल तक जो है 21 साल जब कंप्लीट हो जाए तो मैच्योरिटी पीरियड आपका हो जाएगा, या फिर अंटिल द मैरिज ऑफ अ गर्ल, मतलब आफ्टर 18 ईयर्स यहाँ पे जो है मैच्योरिटी आपका हो सकता है। ठीक है। देन इंटरेस्ट रेट की बात करें तो करंटली जो है कितना इंटरेस्ट रेट है, 8.2% का करंट इंटरेस्ट रेट है, और जब इसे लॉन्च किया गया था 2015 में तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया गया था 9.1% का। फाइन। विड्रॉल की अगर बात करें तो कितना परसेंट अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं, 50% तक अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जा सकता है फॉर एजुकेशन और मैरिज पर्पस। ठीक है। और ये कब विड्रॉल कर सकते हैं, आफ्टर जो गर्ल चाइल्ड है इनकी एज जो है वो 18 नहीं हो जाती तब तक आप इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है। 18 के बाद आप यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, वो भी सिर्फ 50%, अप टू 50% तक का अमाउंट जो है वो विड्रॉल किया जा सकता है। ठीक है। and the withdrawal can be made if the account holder has passed the 10th standard और ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए एनरोल कर रहे हैं तो उस केसेस में यहाँ पे विड्रॉल हो सकता है। ठीक है। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें तो पहले तो यहाँ पे आपका एक कंडीशन है कि 5 साल के अंदर जो है इसको क्लोज नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे अगर आज अकाउंट खुला है तो आज से 5 साल जब तक नहीं हो जाते तब तक ये अकाउंट जो है आपका इसको क्लोज नहीं किया जा सकता। बट और यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे अगर जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस यहाँ पे प्रीमेच्योर क्लोजर हो सकता है अकाउंट का। ठीक है। या फिर अकाउंट होल्डर जो है इसको लाइफ थ्रेटनिंग कोई मेडिकल कंडीशन है, इन दैट केस प्रीमेच्योर क्लोजर जो है वो अलाउ किया हुआ है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थॉमस ई कर्ट्ज द को क्रिएटर ऑफ डैश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डार्टमाउथ टाइम शेयरिंग सिस्टम रिसेंटली नवंबर पास्ट अवे। थॉमस ई कर्ट्ज ने जो है क्रिएट की थी आपकी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसको क्रिएट किया था, एंड इनको यहाँ पे 2 अवार्ड्स भी दिए गए थे, जैसे कंप्यूटर पायनियर अवार्ड इन्हें 1991 में दिया गया था बाय दी IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग द्वारा, एंड 1994 में इन्हें फेलो ऑफ एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी अवार्ड दिया गया था। नाउ अब बात करेंगे बेसिक लैंग्वेज की। बेसिक का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया था थॉमस ई कर्ट्ज के साथ साथ जॉन जी कैमनी ने। तो ये दोनों आपके को क्रिएटर हैं बेसिक लैंग्वेज के, और 1964 में इन्होंने ये लैंग्वेज जो है क्रिएट की थी। इसका मेन पर्पस क्या था, जो स्टूडेंट है आपके डार्टमाउथ के उनको सिंपल प्रोग्राम्स जो है वो बेसिकली एक सिंपल प्रोग्राम वहाँ पे लिख पाए अपने कॉलेज टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। ठीक है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये आपका बेसिक लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है प्रिंट करने के लिए, व्हाट इज योर नेम एंड हेलो। ओके। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो या इसका आउटपुट है। ओके। दिस पार्ट इज योर आउटपुट। फाइन। और यहाँ पे आप इन दोनों जो क्रिएटर हैं जॉन जी कैमनी और थॉमस ई कर्ट्ज, इनकी इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू फुली इंप्लीमेंट द भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो 3 क्रिमिनल लॉ आपके लाए गए थे उनको फुली इंप्लीमेंट किया गया है कौन सी यूनियन टेरिटरी में, इट इज योर चंडीगढ़।
ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंडीगढ़ में इन तीनों क्रिमिनल लॉ को फुली इम्प्लीमेंट किया था। और हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, इन्होंने अनाउंस किया था इन मंथ ऑफ जून कि 1 जुलाई को 1 जुलाई 2024 से ये तीनों क्रिमिनल लॉ जो है आपके इफेक्ट में आएंगे, ऐसी अनाउंसमेंट की गई थी। और चंडीगढ़ अभी जो है पहली यूनियन टेरिटरी बन गया है जिसने फुली इम्प्लीमेंट किया है इन तीनों क्रिमिनल लॉज को। ठीक है, कौन कौन से क्रिमिनल लॉज हैं आपके? भारतीय न्याय संहिता, दूसरा आ जाता है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों के बारे में देखते हैं। पहला आपका है भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023। ठीक है, इसके तहत द एक्ट रिटेन्स द प्रोविजन ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जो क्रिमिनलाइज करता है एक्ट जैसे रेप, स्टॉकिंग एंड इंसल्टिंग अ मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, इसके तहत यहाँ पे अब इंक्रीज कर दी गई है मैक्सिमम एज विक्टिम की, 16 से इसे 18 साल कर दिया गया है इन केस ऑफ अ गैंग रेप। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे बहुत सारे नए एक्ट जो हैं वो लाए गए हैं। 358 सेक्शंस यहाँ पे लाए गए हैं जो रिप्लेस करेंगे 511 सेक्शंस को ऑफ अ इंडियन पीनल कोड। ठीक है, इसी के साथ नए कोड इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे 20 न्यू क्राइम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एंड जो इनप्रिजनमेंट सेंटेंसेस हैं वो भी यहाँ पे बढ़ाए गए हैं 33 क्राइम्स के, साथ में ही 83 क्राइम्स के यहाँ पे फाइन बढ़ा दिए गए हैं। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, इट मैंडेट्स मिनिमम पनिशमेंट फॉर 23 क्राइम्स। ओके, इसके अलावा जो एक्ट है, इट कंसिडर्ड मर्डर ऑफ अ ग्रुप ऑफ 5 और मोर पर्सन्स ऑन अ ग्राउंड ऑफ कास्ट, लैंग्वेज और पर्सनल बिलीफ, इसको अब ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे प्रोविजन लाया गया है पेनल्टी का भी, जैसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ एंड विद अ फाइन। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला गया है, द एक्ट एलिमिनेट्स द सेडिशन एज एन ऑफेंस। तो सेडिशन को एलिमिनेट किया गया है एज एन ऑफेंस। ठीक है, बट इट रिटेन्स सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ अ सेडिशन सच एज टू एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट सेसेशन, आर्म्ड रेबेल्शन, or encourage the feeling of a separatist activities or endanger to the sovereignty or unity of and integrity of India. Okay, now इन्होंने यहाँ पे क्लासीफाई किए हैं ऑफेंसेस, जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और इसी टाइप के जो अदर आपके केसेस होते हैं या यहाँ पे जो है ऑफेंसेस होते हैं, इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम इन्होंने जो है माना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम बताए गए हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अ पनिशेबल ऑफेंस, और यहाँ पे पेनल्टीज भी लगाई जाएंगी, जैसे डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एंड यहाँ पे फाइन लगा जा सकता है 10 लाख का। ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट बिटवीन 5 years एंड लाइफ एंड मिनिमम फाइन ऑफ अप टू 5 लाख। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला है द एक्ट रिटेन्स द एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एट अ 7 year, बट इट कैन बी एक्सटेंडेड टू अ 12 years बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द एक्यूज्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता, जो आपका रिपील कर रहा है CRPC 1973 को। ठीक है, विच गवर्न्स प्रोसीजर ऑफ अ इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल फॉर ऑफेंस। तो ये बेसिकली बताता है प्रोसीजर। ठीक है, इन सब चीज़ों का ये प्रोसीजर बताता है। नाउ इस एक्ट में 531 सेक्शंस आपके हैं, और यहाँ पे जो है इंक्रीज किए गए हैं। इन्होंने क्या बोला है, एन इंक्रीज फ्रॉम अ 484। तो पहले यहाँ पे 484 सेक्शंस थे, अभी 531 सेक्शंस कर दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 177 प्रोविजन जो हैं वो मॉडिफाई किए गए हैं, 9 यहाँ पे न्यू सेक्शंस जो हैं वो ऐड किए गए हैं, 39 न्यू सबसेक्शंस लाए गए हैं, एंड इट इनकॉर्पोरेट्स 44 न्यू प्रोविजन एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, साथ में इट इंक्लूड्स टाइमलाइन इन अ 35 सेक्शन अलॉन्ग विद ऑडियो वीडियो प्रोविजन, और 14 सेक्शंस जो हैं वो रिपील किए गए हैं। फाइन, नाउ ये मैंडेटरी कर दिया गया है टू कंडक्ट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद अ 7 year ऑफ इम्प्रिजनमेंट और मोर। ठीक है, 7 साल या उससे ज्यादा का। ओके, नाउ जो ये एक्ट है आपका, इट अलाउज अप टू 15 days ऑफ पुलिस कस्टडी, जो आपकी विच कैन बी ऑथराइज्ड इन अ पार्ट ड्यूरिंग द इनिशियल 40 और 60 days, या फिर आपका 60 और 90 days पीरियड ऑफ अ जुडिशियल कस्टडी। This may lead to a denial of a bail for an entire period if the police has not exhausted the 15 days custody. ये सब मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि जो एक्ट है ये रिटेन करता है CRPC का 1973 का एक्ट। ठीक है, प्रोविजन
जिसमें कहा गया है इफ एन एक्यूज हैज स्पेंड हाफ ऑफ द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट इन अ डिटेंशन हैज अ राइट टू गेट अ बेल। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका एक्ट क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो प्रोविजन है, ठीक है, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल टू द ऑफेंसेस पनिशेबल बाय द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो यहाँ पे हमने बात की उसकी बात हो रही है, एंड पर्सन्स अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग आर पेंडिंग इन अ मल्टीपल ऑफेंसेस। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोविजन दैट इफ अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैज सर्व्ड 1/3 ऑफ अ मैक्सिमम सेंटेंसेस, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जो है इसने 1/3 जो है सजा पूरी कर ली है मैक्सिमम सेंटेंस, देन ही और शी इज एंटाइटल्ड टू गेट अ बेल, तो उसे बेल मिलनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है जो एक्ट है, इट रिटेन अ प्रोविजन ऑफ अ CRPC 1973, जहां पे कहा गया है जो एम्पावर करता है मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर एनी पर्सन टू प्रोवाइड स्पेसमैन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग, बट हैज ऑल्सो एक्सपैंड इट टू फिंगर इम्प्रेशन एंड वॉइस सैंपल। ठीक है, जो ये प्रोविजन है ऑफ दिस एक्ट ये एप्लीकेबल है आपका टू पर्सन who has not been arrested. Okay, now next point क्या बोल रहा है, the act permits the use of handcuffs in various type of cases including organized crime, जैसे किडनैपिंग वगैरह, एक्सटॉर्शन वगैरह होता है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट, ये रिवील करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 को। ठीक है, इट रिटेन्स मोस्ट प्रोविजन ऑफ IEA 1872, जैसे कन्फेशन, रेलिवेंस ऑफ फैक्ट और बर्डन ऑफ प्रूफ। ठीक है, दिस एक्ट विल एनकम्पसेस 170 प्रोविजन जो रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल 167। ठीक है, पहले 167 थे, अभी ये 170 प्रोविजन हो गए हैं। ठीक है, इट मॉडिफाइड 24 प्रोविजंस जो ऐड करते हैं न्यू, यहाँ पे 2 नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं एंड 6 सब प्रोविजंस एंड रिपील 6 प्रोविजंस। ठीक है, दिस एक्ट रिटेन्स ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ एविडेंस, जैसे डॉक्यूमेंट्री और ओरल। ठीक है, ये क्लासीफाई करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एज अ डॉक्यूमेंट। देन एक्ट एक्सटेंडेड द definition of a joint trial in a which trial of a multiple person where accused has conduct or has not responded to an arrest warrant. ठीक है, नेक्स्ट है द एक्ट इंट्रोड्यूसेस न्यू कैटेगरीज, जैसे सेकेंडरी एविडेंस are oral and written admissions and testimony of a person who has examined the document and is skilled to examine the document. Okay, next is which state has launched the युवा शुद्धि अभियान and anti-narcotic campaign to raise awareness among the youth? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने एक कैंपेन लॉन्च किया है युवा शुद्धि अभियान टू फाइट अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज? इट इज योर कर्नाटका। ठीक है, और ये कैंपेन आपका लॉन्च किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द भारतीय नर्सेस एंड अलाइड संघ। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी द ग्रीन सैट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड साइन एन MOU विद H2 कैरियर, जो आपकी नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, एक्सेलरेट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड डैश। तो रिसेंटली जो इंडिया की आपकी ग्रीन स्टैट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो अगेन नॉर्वे की कंपनी की सब्सिडरी है, इन्होंने आपका पार्टनरशिप किया है, MOU साइन किया है H2 कैरियर के साथ, किस चीज़ के लिए, ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया और श्रीलंका में डेवलप किए जा सके, मतलब उनकी डेवलपमेंट और एनहांस की जा सके और बूस्ट की जा सके। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगर हम इसकी बात करें ग्रीन सैट हाइड्रोजन इंडिया की, तो इसे 2020 में जो है स्टैब्लिश किया गया था, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ की बात कर लेते हैं, जैसे जो ये अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के तहत ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये वर्क करेंगी, दे विल वर्क टुगेदर, किस चीज़ के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, और इनका फोकस यहाँ पे सेंट्रल फोकस रहेगा इस पार्टनरशिप का कि ये यूज़ करे H2 कैरियर का इनोवेटिव P2X फ्लोटर टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड की फर्स्ट फ्लोटिंग ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन सोल्यूशन है, इसको ये यहाँ पे यूज़ करें इस पार्टनरशिप के थ्रू, ये इसका एम रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम एडवांटेजेस इससे हम लें। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ अ एथलीट्स कमीशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो जो आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसका एक एथलीट कमीशन है, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं अंजू बॉबी जॉर्ज।
जो ये कमीशन है इसका काम क्या होता है कि जो आपके एथलीट्स हैं उनकी बातें ये रखता है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सामने। क्लियर है? अब ये जो कमीशन है इसमें टोटल 9 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 6 विमेंस होती हैं, 3 मेन आपके होते हैं। अब इसमें इस बार जो है 2025 से 2009 का जो आपका टेन्योर है वो यहाँ पे 9 एथलीट्स का रहेगा इस कमीशन के अंडर। एंड कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? तो एक तो आपके चेयरपर्सन हो गए अंजू बॉबी जॉर्ज, दूसरे हैं ज्योति मोरे सिकदर, तीसरे हैं कृष्णा पूनिया एमडी वसमा, सुधा सिंह, सुनीता रानी, और मेंस में नीरज चोपड़ा, अविनाश सबले एंड बहादुर सिंह सागो, जो आपके एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, इनका टेन्योर की बात करें तो ये आपका 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है एथलेटिक्स कमीशन में मेंबर बनने के लिए। क्या ये आपके एलिजिबिलिटी होती है कि जो एथलीट है वो चैंपियन होने चाहिए एशियन या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के, या एटलीस्ट उन्होंने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए ओलंपिक्स में या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो ये एलिजिबिलिटी इनकी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम मैगजीन हैज नेम्ड डैश एज इट्स पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2024। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया है टाइम मैगजीन ने? तो आंसर है इज डोनाल्ड ट्रंप, जो आपके प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूएसए के। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें जो है 2016 में भी टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया था। ठीक है, तो 2016 और 2024 में दोबारा इनको पर्सन ऑफ द ईयर बनाया गया है। देन अगर बात करें टाइम्स के एथलीट ऑफ द ईयर की, ये टाइटल दिया गया है केटलिन कार्ल को, जो बास्केटबॉल प्लेयर हैं अमेरिका के। देन सीईओ ऑफ द ईयर बनाया गया है लीसा टिजवू फैंगसू, जो सीईओ एंड चेयर हैं एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के। एंड अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो टाइम मैगजीन के सीईओ करंटली हैं जेसिका सिबले। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है न्यूयॉर्क यूएसए में एंड इट इज क्रिएटेड इन दी 1923। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन दिसंबर 2024 इंडियन आर्मी हैज रिसीव्ड 80-15 ड्रोन्स फ्रॉम विच कंपनी? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने आपका इंडियन आर्मी को डिलीवर किया है 80-15 ड्रोन्स को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड। आंसर है इस ऑप्शन नंबर बी। और ये जो कंपनी है इन्होंने जो है वर्टिकल, बेसिकली आपके इसका फुल फॉर्म क्या है, आर्मालाइट राइफल 15 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन्स जो है वो डिलीवर किए हैं इंडियन आर्मी को, जिसकी जो बेसिकली रेंज जिसकी कितनी है 20 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है, और ये हमारा 6000 मीटर के एल्टीट्यूड तक ऑपरेट कर सकता है ड्रोन। एंड टाइमिंग क्या रहेगी इसकी, फ्लाइट टाइमिंग 120 मिनट्स की फ्लाइट टाइमिंग इसकी रखी है। ठीक है, Now next question है, which ministry has designated snake bite cases and deaths as a notifiable diseases? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा ये नोटिफाई किया गया है, ये अनाउंसमेंट किया गया है कि स्नेक बाइट को अब डेजिग्नेट किया जाएगा एज अ नोटिफाइबल डिजीज? तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई। और हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इन्होंने यहाँ पे मैंडेट निकाला है। इन्होंने क्या बोला है, इट इज अ मैंडेटरी फॉर ऑल द गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज कि उनको रिपोर्ट करना होगा स्नेक बाइट के केसेस और डेथ्स को। ठीक है, मतलब इसका एक रिकॉर्ड इनको रखना होगा। फाइन, एंड दिस अलाइंस विद द नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अ स्नेक बाइट एंड एनवेनमिंग विच वॉज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कब लॉन्च किया गया था? मार्च 2024 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था। और इसका प्लान क्या है, इसका एम क्या है कि हमें रिड्यूस करनी है स्नेक बाइट फैटलिटीज बाय 50% बाय द ईयर 2030। 2030 तक हमें 50% तक ये रिड्यूस करना है। ठीक है, ये हमारा एम है। नेक्स्ट इज, विच इंडियन एयरलाइन वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द गुड डिजाइन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया 2024 फॉर इट्स विस्टा वर्वे ऑन बोर्ड प्रोडक्ट? तो इनमें से कौन सी एयरलाइन है इंडिया की जिसको गुड डिजाइन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया 2024 का जो है अवार्ड दिया गया है? तो इट इज योर एयर इंडिया। ठीक है, कौन सी एयरलाइन है? इट इज एयर इंडिया। और एयर इंडिया को 3 अदर अवार्ड्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। 3 अपेक्स अवार्ड मिले हैं इंडिया को एट दी इंडिया की एयर इंडिया को एट दी फ्यूचर ट्रैवल एक्सपीरियंस अवार्ड, जो आपका सिंगापुर में है। ठीक है, सिंगापुर में हुआ था। देन इसमें 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? 4 स्टार ग्लोबल एयरलाइन 2025 का अवार्ड मिला है। दूसरी आपकी कैटेगरी है बेस्ट कैबिन सर्विस इन अ सेंट्रल और साउदर्न एशिया।
बेस्ट फूड एंड बेवरेज इन दी सेंट्रल और सदर्न एशिया। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की। एयर इंडिया के चेयरमैन करंटली है नटराजन चंद्रशेखरन। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1932। फाइन, यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो इन 3 कैटेगरीज जो अभी हमने पढ़ी है वो वाले अवार्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज रिसेंटली इन डिसंबर साइंड एन इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट टू प्रमोट क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू द ISA प्लेटफॉर्म। तो रिसेंटली जो मोल्डोवा के डेप्यूटी PM है जिनका नाम है मिहेल पॉप्सोई, इनका जो है विजिट हुआ था इंडिया में और इसी दौरान इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया है प्रमोट करने के लिए क्लीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू द ISA प्लेटफॉर्म। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी द्वारा और डेप्यूटी PM ऑफ मोल्डोवा के द्वारा इन द न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ ISA। तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। इसके फुल मेंबर्स कितने हैं करंटली? 104 मेंबर है और रिसेंटली अर्मेनिया ने इसे ज्वाइन किया था ISA को एज अ फुल मेंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इस विजिट के दौरान इंडिया और मोल्डोवा के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था और इस अग्रीमेंट का मेन एम क्या है कि कॉर्पोरेशन को बूस्ट करना है दोनों कंट्रीज के बीच में फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द डिप्लोमैट्स। ठीक है, और ये अग्रीमेंट राजकुमार श्रीवास्तव जो डीन है सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट के, इनके द्वारा साइन किया गया था इंडिया की तरफ से एंड दूसरी मोल्डोवा की तरफ से एना तबान जो एम्बेसडर ऑफ मोल्डोवा टू इंडिया है उन्होंने इसे साइन किया था। साथ में ही जो डेप्यूटी PM है आपके मोल्डोवा के, इन्होंने और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इनॉग्रेट किया था मोल्डोवा की एम्बेसी को न्यू दिल्ली में। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द मोल्डोवा। इसके प्रेसिडेंट है मेया सैंडू। कैपिटल इसकी है चेसिनेओ। करेंसी है मोल्डोवन लियो। Now next up question है, name the scheme that was recently launched by the Union Minister Sarbananda Sonowal to boost cargo movement on a inland waterways। तो इनमें से कौन सी स्कीम है, क्या नाम है उस स्कीम का जिसे हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया था बूस्ट करने के लिए, एनहांस करने के लिए कार्गो मूवमेंट को ऑन अ इनलैंड वाटरवेज? तो आंसर आपका हो जाएगा जलवाहक। क्या है स्कीम का नाम? इसका नाम है जलवाहक। और इस स्कीम का मेन एम है कि हमें इंडिया की जो इनलैंड वाटरवेज है, ठीक है, उसको रिवाइटलाइज करना है, उसको यूज करना है और जो ट्रांसपोर्ट कंजेशन है उसको हमें कम करना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नाउ अब ये जो स्कीम है ये 3 नेशनल वाटरवेज जो हैं उनमें आपकी ऑपरेट की जाएगी। पहला आपका है नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर, नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर, नेशनल वाटरवे 16 जो आपका है बारक रिवर पे। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ ये जो सर्विसेज हैं दे आर शेड्यूल्ड ऑफ अ कार्गो वेसल एंड ये आपका कोलकाता से पटना, पटना से वाराणसी, वाराणसी टू पटना एंड पटना से कोलकाता चलेगी एंड बिटवीन द कोलकाता एंड पांडु इन अ गुवाहाटी। ठीक है, ये याद रहेगा, ये दोनों आपके यहाँ पे रूट में है ये वर्क करेंगे यूटिलाइजिंग दी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट करना है जो स्कीम है ये 3 साल के आपकी वैलिड रहेगी एंड इसका मेन एम है टू फैसिलिटेट अ मॉडल शिफ्ट ऑफ 800 मिलियन टन किलोमीटर्स विद एन एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 95.4 करोड़ बाय दी 2027। ये क्लियर है। नाउ जो यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी रहेंगी ये है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड दूसरा आपका है इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड। क्लियर है। नाउ यहाँ पे 3 नए कार्गो जो हैं उनको हरी झंडी दिखाई गई है। एक आपका है MV त्रिशूल विद 2 डम बार्ज अजय एंड डीकू और ये ट्रांसपोर्ट करेगा 1500 टन्स ऑफ सीमेंट फ्रॉम द GR जेटी इन कोलकाता टू पांडु इन द गुवाहाटी। ओके, देन नेक्स्ट है MVI, ये कैरी करेगा 1000 टन ऑफ जिप्सम टू पटना बिहार। देन नेक्स्ट आता है आपका MV होमी बाबा जो ट्रांसपोर्ट करेगा 200 टन ऑफ कोल टू वाराणसी उत्तर प्रदेश। क्लियर है। इसके अलावा एक आपको यहाँ पे नोट याद रखना है कि इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया ने टारगेट रखा है कि 200 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्गो मूवमेंट इन्हें करना है वाया वाटरवेज बाय दी 2030। तो ये टारगेट लेके हम चले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेबी हैज डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर डेडलाइन फॉर वैल्यू चेन पार्टनर्स ऑफ लिस्टिंग कंपनीज फ्रॉम द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 टू डैश फाइनेंशियल ईयर। तो सेबी ने डिसाइड किया है कि ये पोस्टपोन करेंगे ESG डिस्क्लोजर डेडलाइन को फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2025 से फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। ठीक है, एक साल के लिए एक्सटेंड किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये डिसीजन लिया गया था जो आपकी 208 मीटिंग हुई थी सेबी बोर्ड की इन दी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी नोटिफाई की गई हैं, जैसे इन्होंने डिसाइड किया है कि जो ESG डिस्क्लोजर होगा फॉर द असेसमेंट और अश्योरेंस इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2027, जो पहले आपका रखा गया था फाइनेंशियल ईयर 2026। इसके साथ साथ इन्होंने डिसाइड किया है ये रिप्लेस करेंगे वर्ड अश्योर विद द असेसमेंट और अश्योरेंस। ठीक है, असेसमेंट और अश्योरेंस से इसे रिप्लेस करेंगे इन अ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 में। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द सर्वे वेसल दैट वाज रिसेंटली इन दिसंबर कमीशन बाय इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने रिसेंटली कमीशन किया है INS निर्देशक को। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और INS निर्देशक जो है ये 80% इंडिजिनियसली बनाया गया है। फाइन। नाउ इसको यार्ड 3026 के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका सेकेंड सर्वे वेसल है। ठीक है, 4 सर्वे वेसल की यहाँ पे जो है डील है, और इसमें से सेकंड वाला आपका INS निर्देशक है। फर्स्ट वाला आपका कमीशन किया गया था इन मंथ ऑफ फरवरी, जिसका नाम है INS संध्या। ठीक है, फरवरी के मंथ में इसको जो है आपका कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। फाइन। नाउ अब ये जो आपका सेकंड वेसल है ये आपका विशाखापट्टनम से आपका कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में। ठीक है, नाउ अब बात करें SVL प्रोजेक्ट की, तो इसमें 4 आपके शिप्स हैं। संध्या जो कमीशन किया जा चुका है, निर्देशक भी आपका कमीशन हुआ है अभी। देन आपके 2 बचे, एक तो संशोधक और आपका इक्षक। फाइन। जो शिप है इसे बिल्ड कौन कर रहा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड विच इज लोकेटेड इन दी कोलकाता वेस्ट बैंक अलॉन्ग विद दी वॉर डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी, देन लार्सन एंड टर्बो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, अब बात करें वेट की, तो इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 3400 टन का है, जिसकी लेंथ है आपकी 110 मीटर की। Now next आपका क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइंड एन MOU विद द दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर दैट इज DIFC टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। किस चीज के लिए? फिनटेक के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एंड इनोवेशन के लिए। तो रिसेंटली नेस्कॉम द्वारा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज द्वारा MOU साइन किया गया है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ, ताकि और एनहांस किया जा सके क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन को किसकी फील्ड में? फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन की फील्ड में। और यहाँ पे ये डील साइन की गई थी राजेश नाम्बियर जो प्रेसिडेंट है नेस्कॉम के, एंड आरिफ एमरी जो CEO है आपके DIFC अथॉरिटी के। फाइन। नेस्कॉम की बात करें तो प्रेसिडेंट हमने अभी पढ़े राजेश नाम्बियर जी। इसकी शुरुआत की गई थी 1988 में और हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंपनी साइन अ डील विद अ बैंक ऑफ भूटान, जो आपका लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है भूटान का, टू मॉडर्नाइज दी बैंक्स डिजिटल कोर फॉर एनहांस कस्टमर सर्विसेज। तो रिसेंटली TCS द्वारा डील साइन की गई है बैंक ऑफ भूटान के साथ, ताकि जो बैंक की सर्विसेज हैं उनको और एनहांस किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए। फाइन। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। और TCS यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म को, ताकि और अच्छे जो है बैंकिंग ऑपरेशंस यहाँ पे एनहांस किए जा सके और अच्छी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। नाउ बैंक ऑफ भूटान की अगर बात करें, इसके चेयरमैन है आपके कर्मा योंटन, इसके करंट CEO है डॉर्जी केदिन, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका थिम्पू भूटान में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1968। Now next question है which international organization has approved the $325.10 million loan to boost agriculture in उत्तर प्रदेश। तो recently in month of December इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लोन अप्रूव किया है यूपी के यूपी अग्री प्रोजेक्ट के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द वर्ल्ड बैंक। और कितना लोन है? 325.10 मिलियन $, का लोन है। एंड यहाँ पे जो अप्रूवल दिया गया है, ठीक है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है? यूपी के यूपी अग्री प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, विच इज उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए ये आपका
अमाउंट अप्रूव किया गया है, जिसका मेन एम है कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ाई जाए। ठीक है, अब ये कैसे होगी? उनकी क्रॉप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके। ओके, एंड जो ये फंड है आपका, ये फंड दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक की आर्म द्वारा, विच इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विद अ मेच्योरिटी ईयर ऑफ 33.5 ईयर एंड ग्रेस पीरियड रहेगा यहाँ पे 6 साल का। क्लियर है? आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।